हमारे सामने कोई न्यूज आ गई तो तेरे दो दोस्त हैं, मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, दोनों की अलग अलग कंपनी है, एक का अच्छा कारोबार चल रहा है, एक का थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। कुछ लोग वर्तमान को याद करके आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार के अंदर, और मेरा मानना है कि फ्यूचर तो चलो किसी को दिखता ही नहीं। अगर हम भूतकाल को भी याद करें, यानी कि जो बीत गया है वहाँ क्या क्या चालें चली हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वह सुजलोन है, जब तक कि हम उस बारीकी को नहीं समझेंगे जो बाज़ार के अंदर आती है और जो न्यूज़ बेस चलती है या फिर कुछ अलग रणनीतियों के साथ चलती मिलेगा। वोडाफोन आइडिया, इनका जो रिजल्ट आ रहा है 10 नवंबर 2025 को आ रहा है, यानी कि वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर अब अपने करेंगे। वेदांता की सहायक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जो भारत के अंदर जिंक में नंबर 1 कंपनी है। कंपनी जस्ता हो गया, सीसा हो गया और चांदी और अन्य धातु कंपनी जो अच्छा वर्क कर रही है, अच्छी दिख रही है। हो सकता है वो कुछ न्यूज के द्वारा आपको गिरती हुई देखने को मिल सकती है, बस उस न्यूज को तो आपको भापना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई निगेटिव न्यूज आपके सामने आई और शेयर उस दिन से गिरना शुरू हो। ऐसे भी संकट आए कि वो शेयर 5 रुपये से नीचे भी था। भैया सुजलोन एनर्जी का शेयर 5 से भी तो नीचे था ना, और उसके बाद इसके अंदर ऐसी तेजी आई कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज ना कई कंपनियों के ऊपर बात करेंगे, उनसे चीज़ों को समझेंगे, जिसमें आर पावर है, आर इंफ्रा है, पेटीएम है, वोडाफोन आइडिया है और अन्य कंपनियां हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वह सुजलोन है, जब तक कि हम उस बारीकी को नहीं समझेंगे जो बाज़ार के अंदर आती है और जो न्यूज़ बेस चलती है या फिर कुछ अलग रणनीतियों के साथ चलती है, उसका आंकलन हमें करना नहीं आएगा, तब तक के बाज़ार के अंदर हम ऐसे भ्रमित होते रहेंगे। जैसे अभी अगर हम सुजलोन एनर्जी को ही देखें, आज उसका शेयर जो है 58 रुपये तक भी आ गया, ये आपको पता ही है। और वो तब आया जब शेयर के अंदर यानी कंपनी ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट प्रस्तुत किया, और रिजल्ट को देखने के बाद काफ़ी निवेशकों ने इसकी तेज़ी का आंकलन लगाया था। पर अगर आप मेरी 2 दिन की वीडियो देखें, उससे आपको सारी चीज़ें बेखूबी नज़र आ रही होगी। तो मैंने रिजल्ट के भी आपको माध्यम बताएं कि रिजल्ट को बिल्कुल भी उस विधि से नहीं देखते कि वो 1-2 महीने या लगातार आपको तेज़ी के संकेत दिखाएगा। अच्छा, हम फिर उस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिस शेयर में ऐसे भी संकट आए कि वो शेयर 5 रुपये से नीचे भी था। भैया सुजलोन एनर्जी का शेयर 5 से भी तो नीचे था ना, और उसके बाद इसके अंदर ऐसी तेजी आई कि शेयर ने आपको 80 से ऊपर के लेवल के दिखा दिए। तो ये कुछ समूह में, कुछ साल के अंदर ही मल्टीबैगर शेयर तो अपना आप ऑटोमेटिकली बना पड़ा है। और अगर हम सोचें कि और ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर हो जाए तो वो भी संभव नहीं होता, क्योंकि बाजार के अंदर ना एक ऑपरेटर नाम की एक चीज़ होती है, और जिस दिन उसकी चालों को आप समझ गए, यकीनन पैसा तो आप बचा ही लोगे, खुद को बचा लोगे, और भ्रमित होना जो है उससे भी आप नहीं होगे ना। तो आप खुद सोचो, जो 4 वाला शेयर, 5 वाला शेयर आपको 50, 60, 80 रुपये तक जाकर दिखा चुका है, वो उस पर आप कितनी तेज़ी देख रहे हो कि वो 400, 500 में जाए। और जो इस तरीके के शेयर होते हैं जो लगातार भागते जाएं, लगातार भागते जाएं, भाई कितने ऊपर तक पहुंच जाते, टॉप में पहुंच जाते कुछ ही महीनों में, वो उसमें फंसने की चीज़ जो है ज़्यादा हो जाती है। अगर रिजल्ट का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता तो यकीनन आज ये शेयर काफ़ी ऊपर होता, क्योंकि अभी तक के इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाया है। भाई एक कंपनी के लिए क्या मायने हैं कि वो कंपनी सेल अच्छी कर रही है और प्रॉफिट अच्छा कर रहा हो, और सेल भी इसने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर ज़्यादा कर दी और प्रॉफिट भी कर दिया। तो यानी कि निवेशकों ने सोचा कि अब बस तेजी ही है, तेजी ही है। पर उसका क्या, जो अलग रणनीतियाँ बाजार के अंदर चलती है। भैया मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी कोई शेयर गिरता है, तो वहाँ निगेटिव स्थितियाँ हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, और तब तक कि वो आपके वजूदों में रहता है जब तक कि वो गिर रहा है।
आप रहोगे यार ये ऐसे गिर गया वैसे गिर गया, और वही शेयर गिरने के बाद, काफ़ी गिरने के बाद फिर टॉप पर चले जाए, फिर आप वो पीछे वाली चीज़ भूल जाओगे कि भैया उसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ भी आई थी, ऐसा ऐसा भी चीज़ें हुई थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग वर्तमान को याद करके आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार के अंदर, और मेरा मानना है कि फ्यूचर तो चलो किसी को दिखता ही नहीं, अगर हम भूतकाल को भी याद करें, यानी कि जो बीत गया है वहाँ क्या क्या चालें चली गई हैं शेयर की, जो क्या भी चीज़ें थी, क्या न्यूज़ थी, उसको अगर आपको याद रहेगा तो आप अगले पड़ाव यानी कि अगली कंपनी में अपना दिमाग चला सकते हो, है ना। अभी मैंने आपको सुज़लोन एनर्जी के बारे में बताया था, और अगर आपको पूर्णतया समझना है तो जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसको आप समझ लेना और दिमाग में डालो कि ये पहले ही मल्टीबैगर शेयर बना पड़ा है। फ्यूचर कंपनी अच्छा इसलिए दिखा रही है क्योंकि कंपनी की सेल हो रही है और प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो ये फ्यूचर की बातें हो गई हैं सुज़लोन में। और दूसरा, अगर मैं आपको एक विधि बताऊं पेटीएम की, पेटीएम का शेयर जब लिस्ट हुआ तो काफ़ी टॉप पर हुआ था और काफ़ी इसके हल्ले हुए थे पेटीएम के। फिर पेटीएम में ऐसा बुरा वक्त आया कि इसके अंदर से जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार के मालिक है वॉरेन बफेट इसके अंदर से निकले, वो भी लॉस लेकर निकले। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो पेटीएम के संकट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, भैया पेटीएम में कुछ इसे मंजूरी नहीं मिल रही है, इसका कारोबार है वो बंद होने वाला है, या इसका कारोबार कोई और ख़रीदेगा। एक बार जियो के साथ भी ऐसी हुआ था कि जियो इसका कारोबार, ये कुछ आपके सामने आई थी जियो वाली, और कारोबार जो बंद हो रहा है, ये अलग अलग नीतियाँ थी, वहाँ पर ये अपने चीज़ों को खरा उतर के आगे बढ़ाया, पर जियो इसका कारोबार खरीद रहा है, ऐसी न्यूज़ भी आपके सामने आई थी। वो सारी नीतियाँ के साथ हुई, चाहे वॉरेन बफेट हो, कुछ अलग अलग नीतियाँ हुई हैं। फिर इसका जो अपना टिकट का कारोबार है, जोमेटो को इसने बेचा, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने आकलन लगा लिया कि ये भैया अब ये कंपनी बंद होगी, और ऐसे करते करते काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है पेटीएम में आई, और पेटीएम का शेयर 400 से नीचे आपको देखने को मिला। अब ये जब तक कि न्यूज़ नेगेटिव चल रही थी तो आपको लग रहा था कि हाँ भाई इस वजह से ये गिर गया है, लग रहा था भैया ये इस वजह से गिर रहा है। पर आज अगर आप शेयर देखोगे तो 1300 रुपये में है, तो फिर उस न्यूज़ का क्या है जो इससे पहले इतने सारी आ चुकी थी, पर उस न्यूज़ को कोई आप याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या है शेयर बाजार के अंदर वर्तमान में चल रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि जब इसका आईपीओ आया था तब ये शेयर अलग अलग विधियों के साथ नीचे आया है, और जब 400 में तक ये शेयर आया उसके बाद कुछ अलग अलग नीतियाँ हुई, आज ये शेयर 1300 में, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी पेटीएम 1300 में पहुंच जाएगा। यानी कि इस बाजार के अंदर निगेटिव न्यूज़ का भी इफेक्ट है और पॉजिटिव न्यूज़ का भी इफेक्ट है, पर आप वो भूल गए कि इससे पहले पेटीएम में काफ़ी निगेटिव चीज़ भी हो चुकी है ना। तो क्या है कि कोई भी कंपनी जो अच्छा वर्क कर रही है, अच्छी दिख रही है, हो सकता है वो कुछ न्यूज़ के द्वारा आपको गिरती हुई देखने को मिल सकती है, बस उस न्यूज़ को तो आपको भांपना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई निगेटिव न्यूज़ आपके सामने आई और शेयर उस दिन से गिरना शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, ध्यान रखना मेरी बात। एक अचानक से कभी हो गया तो हो गया, लेकिन जब न्यूज़ आने के मकसद आपके सामने आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, पर उस वक्त कुछ लोग संभलते नहीं। ये मैंने अभी आपको पेटीएम का उदाहरण दिया, अब मैं आपको उदाहरण दूंगा आर पावर का। वैसे मैं आपको बताऊं रिलायंस पावर और आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया, इनका जो रिजल्ट आ रहा है 10 नवंबर 2025 को आ रहा है। यानी कि वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर अब अपने रिजल्ट के माध्यम से थोड़ा आपको अलग अलग नीतियाँ दिखाएंगे। तो रिजल्ट जो है वोडाफोन आइडिया और आर पावर का 10 नवंबर को आ रहा है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि रिलायंस पावर अच्छा वर्क कर रहा था, अच्छी परियोजनाएं जीत रहा था, और अपने को अच्छा वर्क करते करते इसने अपनी स्थितियों को 70 से ऊपर पहुंचाया, 76 लेवल के दिखाए आपको। फिर रिलायंस इंफ्रा भी आपको अच्छा वर्क करते करते आपको बहुत ऊपर तक जाते हुए देखने को मिला, लेकिन बीच में एक इसके अंदर काम हुआ रिलायंस इंफ्रा के, जिसमें विजय केडिया साहब ने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर से निकाली, पर उसके बावजूद भी शेयर थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर आपको पॉजिटिव देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं जून 2025 की, तो वहाँ शेयर 417 रुपये का था रिलायंस इंफ्रा, और आज कितने का है 175 रुपये में, और लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है। किस वजह से लगा रहा है? किस वजह से? रिलायंस अनिल अंबानी की जो कंपनी है, किस वजह से आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है? जो 10 साल पुराने मकसद आपके सामने आए कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ ईडी, सीबीआई और आपको सेबी की कार्रवाई होती हुई देखने को मिली। अचानक से क्या आपको
ये कार्रवाई होते ही लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए? नहीं, पहले आपके सामने न्यूज़ आई थी, वहाँ ईडी के मसले आए थे, वहाँ सेबी के मसले आए थे, सीबीआई के मसले आए थे। शेयर एकदम से नहीं गिरा था, आपके पास काफ़ी समझने का मौका था। वो न्यूज़ के द्वारा आ रहा था आपके सामने, पर वो कुछ लोगों ने नहीं समझा। पर मैंने आपके लिए निरंतर उस न्यूज़ को कवर किया है जहाँ हमें देखने को मिला कि सेबी ने कुछ कार्रवाई की है, या सीबीआई कुछ जांच कर रहा है, या ईडी कुछ छापेमारी कर रहा है इनकी कंपनियों में। ये सारी न्यूज़ उस वक्त आई थी जब शेयर ऊपर थे, पर अचानक से शेयर निगेटिव तो हुए थे, पर इतना निगेटिव नहीं थे कि आपको वहाँ बचने का मौका ना मिल सके। अब रिलायंस ग्रुप में क्या उसके रिजल्ट, क्या उसका काम, उसकी गिरावट क्या असर डाल रहा है? नहीं, उसमें डाल रहा है ये जो छापे लग रहे हैं। तो जब तक ये छापों वाली न्यूज़ खत्म नहीं होगी, जब ये कुछ ईडी सीबीआई से कुछ क्लियर चीज़ें नहीं होगी, तब तक के, अगर आप मेरी परसों 3 दिन पुरानी वीडियो देखें जहाँ मैंने यस बैंक के साथ रिलायंस ग्रुप को जोड़ा था, तो वहाँ भी समझने के मतलब उससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको काफ़ी बार जब 70 के लेवल थे तब मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, और बीच बीच में जैसे ही ईडी की न्यूज़ आती मैं आपको समझाता गया। पर वहाँ तब तक के इसके अंदर थोड़े बहुत रंगीनता आ रही थी। हमें समझना कब होता है? जब हमारे सामने कोई न्यूज़ आ गई। तो जरा दो दोस्त हैं, मैं आपको एक चीज़ अलग तरीके से समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, दोनों की अलग अलग कंपनी है, एक का अच्छा कारोबार चल रहा है, एक का थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जिसका अच्छा कारोबार चल रहा है उसने कुछ चीज़ें 10 साल पुरानी की थी। अब एकदम से उसकी हर चीज़ों में बैन नहीं लग सकते, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो न्यूज़ आएगी आपके सामने कि उनके एक परिसर में ईडी ने छापे मार दिए, सेबी ने ये न्यूज़ आ रही है आपके सामने, पर इसको लोग हल्के में लेते हैं। पर न्यूज़ का मकसद तो आपको हमें समझना पड़ेगा। तो मैं यकीन करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। ये बाजार की चाल होती है और इसको आपको समझना पड़ता है कि कब आपको समझना है, कब आपको अपनी स्थिति को पहला बचाव आपको करना है। देखो सर, सारी पब्लिक अमीर नहीं हो सकती, ये तो मैं क्या, ये तो सभी बताएंगे आपको। पर कुछ पब्लिक अपने को समझदार तो रख सकती है। भले ही हम खरीदने बेचने की नीतियां बाजार के अंदर ना करते हों कि भैया ये खरीदना वहाँ बेचना, पर जो न्यूज़ आ रही है उसका तो हम आंकलन कर सकते हैं। देखो सर, जब शेयर भागता है और जब इसके बारे में कोई न्यूज़ आती है, कोई उसके बारे में समझाता है, तब वहाँ लोग नज़र नहीं जाती। और उसी वक्त कोई दूसरा यूट्यूबर या कोई बड़ी चीज़ आपको ये बता दे कि हाँ तेज़ी आएगी, वो होगा, ये रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट आ गया, आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, सबको लगेगी, क्योंकि वहाँ पैसा बनता आपको दिखता है। पर जब वही गिरावट हो जाती है तो फिर आपको याद आती है मेरी कि हाँ ये चीज़ें हो। तो इसलिए आप बने रहिए और मैं आपको न्यूज़ से अपडेट कराते रहता हूँ, ये आप समझ कर चल रहा हूँ। तो मैंने आज आपको अलग ढंग से वीडियो बनाई है। अच्छा, अब मैं आपके एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। वेदांता की सहायक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जो भारत के अंदर जिंक में नंबर 1 कंपनी है। कंपनी जस्ता हो गया, सीसा हो गया, और चांदी और अन्य धातुओं में कंपनी अच्छा वर्क करती है। और तो और आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर जो पब्लिक है, मात्र 4% की पब्लिक है हिंदुस्तान जिंक में, और करीब करीब 26% की जो हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में वो सरकार की है। और सरकार एक अपने कार्रवाई के तहत, यानी कि अपने विनिवेश की जो इनकी हिस्सेदारी उसे बेचने की स्थिति से पैसा जुटाने के लिए आगे बढ़ रही है। और इससे पहले भी हिंदुस्तान जिंक में से सरकार ने, जब उनकी 29% की हिस्सेदारी थी, तो अपनी हिस्सेदारी बेची थी, और करीब करीब 3,304 करोड़ रुपए करीब, यानी कि 3300 करोड़ रुपए करीब उन्होंने जुटाए थे। और आगे भी कंपनी के अंदर से, सरकार इसके अंदर से निकल सकती है, वो किसी भी माध्यम से, ये भी न्यूज़ आपके सामने आती रही है। और सबसे बड़ा प्रमोटर इसके अंदर बनकर बैठा है वेदांता, जिसकी 61% की हिस्सेदारी इसके अंदर है। और कंपनी अच्छा वर्क करती है, धातुओं में अच्छा वर्क करती है। और दूसरा, डिविडेंड और देने के मामले में वेदांता और आपको हिंदुस्तान जिंक नंबर 1 देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोई न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ का भी आंकलन करेंगे। पहले विस्तार से हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर हम समझे तो भैया समझना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब तक कि आपको कंपनी के कार्य के बारे में नहीं समझ में आएगा, तब तक कि वो कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगी आपके माइंड में नहीं आएगी। वो आप जितना ही कंपनी की सेल बिक्री देख लो, जितनी चीज़ें समझ लो, फिर भी आपको सब कुछ अच्छा होने के बाद बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो आंकलन आपके सामने बार बार आना चाहिए कि खुद को किस तरीके से मजबूत हमें किया जाए। इतना आसान अगर होता पैसा कमाना, तो भैया हर एक बंदा इसमें वर्क करता ना करता। पहले तो वर्क होता अपने को बचाने का इसके अंदर।
तो ये आप समझ के चलना। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको समझना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वेदांता लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो मुख्य रूप से जस्ता, सीसा और चांदी का उत्पादन करती है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक है और विश्व स्तर पर जस्ता के उत्पादन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ये एक खनन और संसाधन कंपनी है जो राजस्थान में खदानों और प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन करती है। अगर हम आपूर्ति की बात करें तो कंपनी 40 से अधिक देशों को अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है। भारत में अगर बाजार की हिस्सेदारी देखें तो हिंदुस्तान जिंक का भारत के प्राथमिक जस्ता बाजार में लगभग 75% तक का कंपनी के अंदर है हिस्सा। तो जितना भी कंपनी के बारे में हमने इतनी सी लाइन में समझा, तो वहाँ से आपको ऐसा काम देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की और कंपनियां कमी होंगी, है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंक वर्क कर रहा है और एक बड़ी हिस्सेदारी लेकर सरकार भी इसके अंदर बैठी है, ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, इसके अगर हम सेल पर नज़र डालें, वो भी 2024 सितंबर की, तो कंपनी ने करीब करीब 8,242 करोड़ की सेल कर दी थी। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,298 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अच्छा, कंपनी का लगातार अच्छी सेल, लगातार प्रॉफिट करने का रिकॉर्ड भी रहा है, ये आप समझ कर चलना। और सितंबर 2025 में कंपनी ने 8,525 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 2,632 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। यानी कि कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट और सेल अपनी ज़्यादा की है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग की परसेंट की बात करें तो प्रमोटर इसके अंदर 61.84% है जो वेदांता ग्रुप है, ये आपको पता है। एफआईज कंपनी के अंदर 1.32% है, डीआईज कंपनी के अंदर 4.92% और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, सॉरी मैंने पहले 26 बोला था, कंपनी के अंदर 27.92% है। और इससे पहले कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर से निकाला भी और आगे भी कंपनी के अंदर से सरकार के हिसाब से आगे कभी भी सरकार इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है उनके एक नियम के अनुसार, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा, पब्लिक की अगर हम बात करें तो मात्र 4% के अंदर कंपनी की पब्लिक है। और थोड़ा सा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बिक्री सेल का सरकार बेच सकती है, थोड़ा उसकी भी हमने खोज करी। तो सरकार ने हाल ही में ऑफर फॉर सेल यानी OFS के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी के कुछ हिस्सों को बेचकर 3,449 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बिना देखे कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ तो वहाँ पर आपको स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ S&P ग्लोबल ने इसकी रेटिंग को तीसरे बार भी बरकरार रखा है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि कंपनी के जो वजूद हैं कार्य करने के, उसके अंदर वो रेटिंग के मामले में भी नंबर 1 आ रही है। क्या वो चीज़ है? हिंदुस्तान जिंक ने लगातार तीसरे वर्ष S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2025 में वैश्विक नंबर की रैंकिंग बरकरार रखी है। तो ये आप समझ कर चलना, ये हाल ही की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है ये। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि इसने अपनी चीज़ को बरकरार रखा है। थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक और टॉप 5 वैश्विक चांदी उत्पादकों में से एक है। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो चांदी का कारोबार कंपनी करती है तो वहाँ इसका 5वां स्थान आता है, टॉप 5 में आती है कंपनी। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक। दूसरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी एस्टीमेट ने 2025 में धातु और खनन क्षेत्र में अपनी नंबर 1 वैश्विक स्थिति को बरकरार रखते हुए एक स्थिरता हैट्रिक हासिल की है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के कार्य, हिंदुस्तान जिंक में से सरकार कभी आगे निकल सकती है और प्रमोटर के इसके अंदर से हिस्सेदारी इसके अंदर ज़्यादा, पब्लिक नाम मात्र की है और कंपनी देश और विदेशों में अपना डंका बजाती है। तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर अच्छी न्यूज़ आई है और इसकी स्थितियां आप खुद भी देख सकते हैं, गूगल में जाकर हर जगह इसके बारे में लिखा है। कोई भी स्थितियां किसी भी तरीके से खरीदने बेचने के लिए या टारगेट बताने के लिए मेरी कभी भी नहीं रहेगी, कंपनी के काम को समझाने के लिए। अगर आज मैंने आपको पेटीएम, सुजलॉन, आर पावर, रार इंफ्रा या अलग अलग नीतियों से कुछ और समझाया है तो वो आपके सामने है, बस आपको समझने के मौके के बारे में मैं बताता रहता हूँ।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटू को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।